सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट मैन। दोस्तों, बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा फिर से वैकेंसी रिलीज किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, कितने पदों पे वैकेंसी आया है और किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आपको अप्लाई कैसे करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, बिहार पुलिस सेवा अपर आयोग के द्वारा यह वैकेंसी रिलीज किया गया है, जो कि अगर बात करें तो यहाँ पे 2/1/2026 से यह वैकेंसी यहाँ पे भरना स्टार्टिंग होगा। यानी कि इसमें आप आवेदन कर सकते हैं 2/1/2026 से लेकर के इसका 2 फरवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर विज्ञापन संख्या की बात करें तो विज्ञापन संख्या 1/2026 यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों, अगर वही बात करते हैं आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली थी। दोस्तों, अगर आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का यहाँ पे नागरिक हो जाएगा और साथ ही में बात करें तो इंडियन होना चाहिए और मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड, अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा गया है साफ तौर पे कि अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष यहाँ पे होनी चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आपने अगर 12th पास किया है, इंटरमीडिएट पास किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वही बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पे एज लिमिट जो कहा गया है 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही आपकी की जाएगी। यानी कि न्यूनतम जो एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और वही बात करें तो यहाँ पे 1/8/2025 तक जो है मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी जो एज है उसको यहाँ पे मेजर किया जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों कि यूआर कैटेगरी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए कहा गया है कि सामान्य कोटि के लिए पुरुषों के लिए केवल 18 वर्ष और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम यहाँ पे 37 वर्ष रखा गया है। ये केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट बताया गया है। एंड वही बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स रहने वाली है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर्स है। नेक्स्ट, अगर बात करें ईबीसी कैटेगरी के लिए कहा गया है, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, या फिर ट्रांसजेंडर की बात करें तो उनके लिए भी न्यूनतम जो एज है यानी कि मिनिमम एज है वो 18 वर्ष खोजा गया है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 40 ईयर्स तक एज रहने वाली है। वही बात करें दोस्तों एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए तो एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कहा गया है कि पुरुषों एवं महिलाओं की जो अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष होने वाली है। एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम 42 साल होने वाली है, यानी कि 42 साल यहाँ पे रहने वाली है। वही बात करें तो बिहार के वैसे सरकारी सेवाओं के जो उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में जो 5 वर्ष की छूट दी जाती है वो भी इनमें रहती है। नेक्स्ट, अगर बात करें दोस्तों तो अभ्यर्थियों के यहाँ पे कुछ शारीरिक मापदंड भी मांगे गए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करें परंतु विहित अर्हताएं पूरे नहीं करने वाले को यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अनसक्सेसफुल यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे पास नहीं किया जाएगा अगर सीना और वजन और ऊंचाई अगर इतनी नहीं रहती है। तो जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ऊंचाई की बात करें तो यूआर कैटेगरी वालों के लिए यानी कि जो सामान्य कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, या फिर बात करें वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो एज है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। वही बात करें ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए तो अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम एज होता है वो 160 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। यानी कि आपकी अगर ऊंचाई अगर अनारक्षित वर्ग के हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही बात करें अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर मेल कैंडिडेट है तो आपके पास 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों कि एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ही यहाँ पे खोजी गई है। दोस्तों, अगर वही बात करते हैं कि सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है यानी कि हाइट है वो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों, अगर बात करें तो दोस्तों अगर सीना की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जो मेल होता है उन्हीं को यहाँ पे चेस्ट को यहाँ पे मेजर किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो अनारक्षित वर्ग यानी कि जो सामान्य वर्ग है या फिर पिछड़ा वर्ग है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए हुए जो चेस्ट है वो यहाँ पे 81 सेंटीमीटर मिनिमम यहाँ पे खोजी गई है। एंड बात करें तो फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। बाकी फुलाने के बाद जो सीना में है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, यानी कि अंतर होना चाहिए। वही बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर यहाँ पे खोजा जाता है। और बात करें तो 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद
होता है। अगर आपकी इसके बीच में अगर गैप नहीं रहती तो आपको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। और हाइट की भी बात करें तो हाइट में भी मिनिमम आपके पास होना चाहिए, चाहे आप एग्जामिनेशन तो पास करने के बाद आपको यहाँ पे फिजिकल का एग्जाम भी होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फुलाने के बाद जो सीना की जो माप होती है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का तो गैप होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं के लिए सीना की मापी यहाँ पे नहीं होती है, मैंने आपको बता चुका है। और बात करें तो सभी वर्गों की जो महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 48 किलोग्राम होनी चाहिए। अगर बात करें तो महिलाओं के लिए केवल 48 किलोग्राम वजन यहाँ पे खोजा गया है। अब दोस्तों बात करें तो नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी, तो दोस्तों अगर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और शारीरिक जो मापदंड है उसके अनुसार यहाँ पे होने वाली। जैसे कि अगर बात करें कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों लिखित परीक्षा का जो स्तर होता है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB के थ्रू यहाँ पे जो होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बात करें तो BSEB में यानी कि क्लास 10 के आधार पर जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर होगा। जैसे कि बात करें तो सबसे पहले आपको हिंदी इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश भी रहती है। बात करें तो मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही SST की बात करें यानी कि सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में आपसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो नागरिक शास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स से इस सबसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वही बात करें तो यहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो होती है उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सारे के सारे आपको प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। केवल लिखित जो परीक्षा है वो 100 नंबर की यहाँ पे होगी, जिसमें से अगर बात करें तो प्रश्न पत्र के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें कोई आपसे नेगेटिव मार्किंग नहीं मांगा गया है, सॉरी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप अगर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। ये OMR सीट पे होगा, ऑफलाइन में आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगी। जो लिखित परीक्षा है उसमें कम से कम आपको जो है यहाँ पे बताया गया है, लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% से कम अगर आपको अंक आता है तो आपको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि फेल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों ये 30% से आपको यहाँ पे लाने से मतलब नहीं है, कम से कम आपको यहाँ पे 85 प्लस यहाँ पे आपको मार्क्स आने चाहिए, तब आपका हो सकता है कि सिलेक्शन हो। 85 या फिर 75 के बीच में अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे सही करते हैं यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको यहाँ पे पास होने की संभावनाएं हैं। एंड बात करें तो 30% से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 30% से जो कट ऑफ रहता है उससे बहुत ही ज़्यादा जाता है, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वही बात करें तो दोस्तों लिखित परीक्षा जो होगी उसमें प्राप्त अंकों के आधार पे यथासंभव जो विज्ञापति रिक्तियों के आरक्षण है उसमें कोटिवार 5 गुना संख्याओं को यहाँ पे बढ़ाए जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर वैकेंसी अगर 5 वैकेंसी है तो 5 × 5 अगर करेंगे तो 25 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा, यानी कि चयनित किया जाएगा तो 25 यहाँ पे किया जाएगा फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और ये फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। दोस्तों वही बात करें तो लिखित परीक्षाएं जो होगी उनके आधार पर मेधा सूची का जो आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बुलाए जाते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा करने के बाद आपको डायरेक्टली जॉब नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी है उसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। अब दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होता है आयोग द्वारा यहाँ पे करवाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के तो आधार पर होता है, जिसमें से 100 नंबर का आपको यहाँ पे पूर्ण तरीके से दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रनिंग की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रनिंग ही होता है। जैसे कि अगर बात करें तो अधिकतम आपको यहाँ पे 50 अंक रनिंग के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि बात करें तो सभी कोटि के लिए जो मेल कैटेगरी है उनको 1 मिली, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको जो है अधिकतम समय आपको 6 मिनट दिया जाता है, यानी कि 6 मिनट से ज़्यादा अगर आप इसमें टाइम लगाते हैं तो आपको यहाँ पे फेल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात करें तो 5 मिनट से अगर कम में अगर आपने रनिंग किया है 1.6 किलोमीटर तो आपको 50 अंक पूरे दिए जाएंगे। वही बात करें तो 5 मिनट अगर 5 मिनट से 20 सेकेंड तक आपने रनिंग किया है कंप्लीट तो आपको 40 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि 40 नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर अपने करते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। अगर बात करें तो 6 मिनट से जो आधा ज़्यादा करते हैं तो उनको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए यहाँ पे केवल 1 किलोमीटर मांगा जाता है 5 मिनट में। अगर 5 मिनट के अंदर में अगर आपने 1 किलोमीटर पास करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको पूरी तरीके से 50 अंक दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन 4 मिनट में अगर आप कम से 4 मिनट से अगर कम करते तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, और 4 मिनट से लेकर के 20 सेकंड तक करते हैं तो आपको 40 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये महिलाओं के लिए था। अब दोस्तों बात करते हैं गोला फेंक के लिए।
दोस्तों अगर गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में आपको अधिकतम 25 अंक यहाँ पे आपको मिलते हैं। जैसे कि बात करें तो सभी कोटि के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 16 पाउंड का एक गोला होता है, जिसको 16 फीट कम से कम यहाँ पे जो फेंकना रहता है। जैसे कि बात करें अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको 9 अंक यहाँ पे मिलता है। अगर 17-18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये सारी के सारे आपको यहाँ पे फिजिकल के जो आधार पर जो आपको नंबर आएंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे करवाए जाएंगे। जैसे कि बात करें तो वही यहाँ पे 16 फीट से जो कम फेंकते हैं तो कम फेंकने वाले को यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप गोला फेंक में 16 फीट से अगर कम फेंकते हो तो आपको यहाँ पे फेल यानी कि असफल घोषित तो कर दिया जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है, जिसमें से 12 फीट कम से कम फेंकना होता है। अगर 12 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात करें 12 फीट से अगर 13 फीट तक के अगर बीच अगर फेंकते हैं तो उनके 9 नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 13 फीट से अगर 14 फीट तक फेंकते हैं तो उनके लिए 13 अंक यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक आप फेंकते हैं तो 17 अंक इसमें आपको दिलाए जाते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों की ऊंची कूद की। तो दोस्तों इसमें ऊंची कूद में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर बात करें तो अधिकतम 25 अंक यहाँ से भी आपको मिलते हैं। बाकी सभी कोटि के लिए जो पुरुष होते हैं उनके लिए कम से कम 4 फीट तक यहाँ पे आपको ऊंची कूद यहाँ पे कूदनी पड़ती है। जैसे बात करें तो 4 फीट के लिए आपको 13 नंबर मिलेंगे, और वही बात करें तो 13 नंबर के साथ साथ 4 फीट अगर आप 4 इंच अगर क्रॉस करते हैं तो आपको 17 नंबर यहाँ पे मिलते हैं। अगर अधिकतम की बात करें तो अगर 5 फीट कूदते हैं तो 5 फीट में आपको 25 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वही बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए तो फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मात्र 3 फीट ही कहा जाता है। फीमेल कैटेगरी के लिए केवल 3 फीट ही है। लेकिन वही बात करें दोस्तों 3 फीट अगर कूदते हैं पूरी तरीके से तो आपको 17 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर 4 फीट तक अगर कूदते हैं तो 25 नंबर मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को। अब दोस्तों मेधा सूची के लिए तब बता चुका हूँ कि आपको जो फिजिकल का जो एग्जामिनेशन होगा उसी के आधार पे होगा। अब दोस्तों बात करें कि रिक्त जो प्रशासनिक यहाँ पे जो है कितने पदों पे कितनी वैकेंसी रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर बात करें तो रिक्ति के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए जो है एक कोटि 1 में जो आते हैं उनके लिए 26 वैकेंसी रिलीज किया गया है। जिसमें अगर पता होगा आपको कि बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है तो उनके लिए 35% आरक्षण रहता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें से आपको 9 यहाँ पे आपको फीमेल के लिए रहने वाली है, और 10 की बात करें तो 10 आपको अनुसूचित जनजाति के मेल कैटेगरी के लिए कुल आपको यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से 4 जो है वो 4 फीमेल कैंडिडेट के लिए। बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी केवल है। बाकी बात करें महिलाओं के लिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में वैकेंसी नहीं है। वही बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल है तो उनके लिए टोटल 11 ही वैकेंसी रिलीज किया गया, जिसमें से 4 आपको यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। 8 वैकेंसी है ईबीसी कैंडिडेट के लिए, यानी कि बीसी कैंडिडेट के लिए, जिसमें 8 वैकेंसी है। 3 में से आपको बात करें तो फीमेल के लिए है। वही जो EWS कैंडिडेट है तो उनके लिए 6 टोटल वैकेंसी है और 2 यहाँ पे फीमेल के लिए रिजर्व किए गए हैं। दोस्तों अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपको 64 पदों पर डायरेक्टली आपको बहाली निकाला गया है। ये 64 पदों पर बहाली तो निकाला गया लेकिन बहुत ही कम पद है। फिर भी अगर आप चाहे तो इसमें अप्लाई जरूर से करें अगर आपको बेरोजगारी दूर करनी है तो। वही बात करें आरक्षण के लिए तो बिहार में जो पद जितना भी निकलता है तो उनके लिए अगर आप अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनके लिए अगर आप इसमें आवेदन करने का टाइम अगर यहाँ पे लगाते हैं लागू करते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण का दावा करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो आरक्षण का दावा अगर नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। दोस्तों बिहार राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या फिर नाती नातनी है तो उनके लिए 2% यहाँ पे जो है आरक्षण अलग से यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली आपको https://bpssc.bihar.gov.in पे जाकर के आप अप्लाई करना है। पोस्ट नेम की बात करें दोस्तों तो पोस्ट आपका होम गार्ड के यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। ये होम गार्ड का पोस्ट है और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहता है। अगर फॉर्म की अप्लाई की अगर फीस की बात करें तो फॉर्म अप्लाई के लिए मात्र आपको 100 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने पड़ेंगे। ऐसे तो पहले कहा गया था कि बिहार में जितने भी फॉर्म आएंगे तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बल्कि 100 रुपये ही रखे जाएंगे। पहले इसका 500 रुपये शायद था लेकिन अभी इसको यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है। मेल एंड फीमेल या फिर आप ट्रांसजेंडर है तो भी आपको यहाँ पे मात्र 100 रुपये ही पेमेंट करने पड़ेंगे। दोस्तों अगर वही बात करें तो इसको अधिनायक लिपिक की भी भर्ती कहा जाता है, जिसमें लेवल 4 के अनुसार आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी और 64 पदों पे तो बहाली यहाँ पे निकाला ही गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली
डायरेक्टली हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों एक बात और है कि अगर आप अगर 12th पास हो तो जरूर से आपको इसमें अप्लाई करना है। मानता हूँ कि ये वैकेंसी बहुत ही कम है, लेकिन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि चाहते हैं कि डायरेक्टली उनको 12 के बेस पे अगर आपको जॉब लेना है तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट करके जरूर से पूछें। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। वैसे हमारे चैनल पे लगभग अभी 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो ऐसे ही आप सभी लोगों को कुछ यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।